सभी को जोहार। सभी का अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में। जैसा कि आप लोग ने पिछला प्रशिक्षण में भी देखा था कि हम लोग अभी सैया ऐप पे फोकस किए हुए हैं, तो हम लोग दूसरा भाग में इसमें आ जाते हैं और जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं वो मूलतः सैया के द्वारा ही उस फॉर्म को, प्रपत्र को भरा जाना है। तो आज का जो प्रशिक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो सभी सैयाओं बहनों से और जो उनके कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य जो हमारे सैया साथी हों या बीटीटी हों या एसटीटी जो सहयोगी हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो अभी पारिवारिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें लगभग सैयाओं को रिस्पांस मिला है, जिसमें उनके द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है और आपके सहयोग से ही। तो अब आने वाले साल में 1 तारीख से अब हम लोग फोकस करेंगे कि अन्य जो प्रपत्र हैं जो सैया द्वारा भरे जाने हैं उस विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ गई है। तो आज हम लोग मूलतः उन प्रपत्रों को लेंगे जो पारिवारिक सर्वेक्षण के बाद भरा जाता है। एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही में काम करती है। अगर आपका फोन एक बार इंस्टॉल होने के बाद वो ऐप, और कोशिश करिए कि सभी सैया या जो कार्यकर्ता हैं वो नया से नया जो ऐप का जो लिंक है वो ही डाउनलोड करके दें, पुराना लिंक को ना दें, जिससे कि परेशानी हर बार देखा गया है कि वो जो आपने पुराना डाटा डाला वो दिख नहीं रहा है या सही से ले नहीं रहा है। वो उसी कंडीशन में होता है कि अगर आपने पुराना ऐप का जो लिंक आपने अपने मोबाइल पे किया है, क्योंकि ये हर 2 दिन बाद ये ऐप में बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो वो ऐप पुराना पड़ जाता है वो लिंक। तो इसीलिए जितने भी सहयोगी हैं, सैया साथी या बीटीटी और एसटीटी, तो सभी सैया उनके टच में रहें। और वैसे भी एक बार जब आपके मोबाइल में वो सैया साथी द्वारा इंस्टॉल कर दिया जाता है तो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, उसके बिना ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए नया ऐप आप लोग को जैसे ही लिंक आता है तो उसको अपडेट कर लेना है। और अपडेट में यही प्रॉब्लम आता है, एक तो पहला आपको बता दिया गया कि पुराना वर्जन इस्तेमाल किया जाता है तभी ये दिक्कत होती है, या फिर हमारा जो नेट का इशू रहता है। अमूमन देखा गया है कि नेट का इशू बहुत रहता है फील्ड में। तो जब पहली बार आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसे एरिया में जाएं, खासकर सैया साथी जब क्लस्टर बैठक हो या प्रखंड हो, तो वहां पर जहां नेट है वहीं पर आप पहले एक बार इंस्टॉल कर ले जो नया ऐप है। और जब भी वो पुराना पड़ जाता है तो अपडेट करने के लिए भी आप ऐसे जगह जाएं जहां पर नेटवर्क की व्यवस्था हो, अन्यथा ये अपडेट नहीं लेगा और घूमता रहेगा और आपको परेशानी होती रहेगी कि वो नहीं दिख रहा है या लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ये इसी कंडीशन में होता है कि आप पुराना ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके एरिया में इतनी नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि सिस्टम को फर्स्ट टाइम लोड ले। जब एक बार नया ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और अपडेट ले लेगा, उसके बाद आप डाटा को ऑफलाइन भी भर सकते हैं या ऑनलाइन भी भर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं भी है तो आप डाटा उसमें करें, लेकिन आप जब ओल्ड वर्जन में काम करिएगा तो डाटा वो लेगा, सिस्टम रीड करेगा नहीं। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपका भी टाइम बहुत कीमती है और सभी का है, तो जो भी आप अपडेट करें वो नया ही ऐप में अपडेट करें और अपना टीम से बात करते रहें हर 2 दिन में, क्योंकि ये हर 2 दिन में ऐप नया अपडेट वर्जन आते चला जा रहा है। तो इसीलिए सैया साथी से निवेदन है कि वो अपने ऊपर वाले जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो लेते रहें कि नया वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे कि सैया भी अपडेट होती रहे और आप लोग भी कराते रहें जब वो फील्ड में जा रही हैं। नहीं तो अननेसेसरी वो डाटा डाल देंगी और दिक्कत हो जाएगा। वैसे ऐप में ये खासियत है कि आपके पास एक बार लोड होने के बाद वो अपने आप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है फॉर्म और जो डाटा उसके अंदर है, आप जब भरेंगे तो वो भरना लेगा ही लेगा।
और जब भर लेंगे और जैसे ही आप लाइव नेटवर्क एरिया में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सिंक्रोनाइज करके ले लेगा, सबमिट आपसे ले लेगा, लेकिन वो अभी आपके मोबाइल में पड़ा है जब तक कि मोबाइल से आगे नहीं जाए। तो इसका यही बेनिफिट है, और ये बेनिफिट का फायदा तभी आप उठा सकते हैं जब आपका जो ऐप है मोबाइल में वो आपका नया वर्जन वाला हो। तो कोशिश करिए कि इसको अपडेट करते रहे, पूछते रहे, जिससे कि आपको दिक्कतें बहुत कम आए। और ये जो एप्लीकेशन है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुवाद में काम करता है, या आप उसमें हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं या अंग्रेजी में भी टाइप कर सकते हैं, दोनों व्यवस्था उसके अंदर की गई है। जो उपयोगीकर्ता है कौन कौन इसमें रहेंगे, जैसा सबको आपको मालूम है कि इसमें सैयाओं के लिए ही ये एक ऐप बनाया गया है। ये ऐप जो है सैया ऐप, ये दो तरीके से काम करता है। एक, आपको जो ऐप दिया गया मोबाइल में कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं तो उसके माध्यम से किया जा सकता है, और दूसरा को जब हम ऑनलाइन किसी नेट के थ्रू जब हम चेक करते हैं तो वो डैशबोर्ड मोड पे काम करता है। तो सैयाओं के लिए हम लोग ने ऐप मोड पे ही काम करने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत ये अपना डाटा का एंट्री कर सकती हैं, और साथ साथ में एनएम का भी हम लोग इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि वो भी उस लेवल तक का भी रहे जिसमें कुछ कुछ जगह एनएम का भी इसमें अनुशंसा लेने की बात हो रही है, खासकर कुछ कुछ जो फॉर्मेट में है। और हमारा तीसरा है सैया साथी। सब जानते हैं कि सैया साथी हमारी क्लस्टर लेवल की कार्यकर्ता हैं जो 15 से 20 सैयाओं पे काम करती हैं, और उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जो सैया को समय समय पर वो ऐप पर विवरणी कैसे भरा जाए और उसका प्रशिक्षण भी उनको देना है और इंस्टॉल भी करके देना है, और साथ में जब सैया भर देंगी तो वो फिर सैया साथी के पास ही जाएगा उस डाटा को अनुमोदन लेने के लिए, या एनएम के पास जाएगा, जिससे कि आगे हायर जो आपके प्रखंड में जो टीम बैठी हुई है उसके बाद जो जिला में टीम बैठी हुई है वहां तक जाएगा जिस जिस लेवल पे जाने की बात है। उसी तरह हमारे जो ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर है, बीटीटी को ही हम दूसरा नाम यहाँ पर बात की जा रही है। जो हमारे बीटीटी थे उनको अब ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर के तौर पे देखने की बात हो रही है। जो बीटीटी हैं तो वो हमारे ब्लॉक स्तर पे रहेंगे, जो सैया साथी द्वारा जो डाटा दिया जाएगा उसको सत्यापन करने के लिए या फिर अनुमोदन करने के लिए वो रहेंगे, और साथ साथ में उनका कार्य ये रहेगा कि वो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे, मॉनिटरिंग करें, जो दिक्कतें आ रही हैं वो समय समय पर आप लोग का निवारण करें, या फिर फील्ड में जाकर आपसे बात करें। उसी तरह हमारे जिला में जो हमारे एसटीटी हैं, एसटीटी महोदय, उनका भी नामकरण हम लोग ने किया है, जिनका नाम अब आगे से जिला आशा फैसिलिटेटर के तौर पे आप लोग देखेंगे। ये जिला स्तर पे हमारे डीपीसी जो हैं सैया कार्यक्रम के, उनको ये सहयोग करते हैं, तो इनका मेन भूमिका यही रहेगी कि वो जो डाटा ब्लॉक स्तर से हमारे जो बैप द्वारा आया है उसको अनुमोदन करना या रिपोर्ट को देखना या फिर आगे उसको सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना, और समय समय पर जब आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो ये आपको प्रशिक्षण भी निचले स्तर पे देंगे। और हमारे जिला स्तर पे जो जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है डीपीसी बोला जाता है, वो जिला स्तर पे जो डाटा आएंगे उनको जो अंतिम अगर वेरिफिकेशन देना है या अनुमोदन देना है तो वो उनके स्तर पे जाएगा। और खासकर ये जो सैया साथी या हमारे जो बीटीटी हैं जिनको बैफ बोला जा रहा है, जो हमारे एसटीटी हैं उनको डैफ बोला जा रहा है, उनके द्वारा जो सत्यापन करके जो अनुशंसा भेजा जाएगा वो फाइनल तौर पे जो आखिरी जो अंतिम जो स्तर रहेगा वो हमारे जिला कार्यक्रम समन्वयक रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो सैया जो आप भर रहे हैं डाटा वो कितने स्तर पे जा रहा है, और उन लोग को भी एक टाइमलाइन दिया हुआ है। तो ये नहीं है कि आपने जो डाटा दिया है वो अगर गलत भर गया है तो फिर कैसे सुधार होगा। तो आपके पास समय है
कि सैया अगर डाटा गलत भर देती है या कुछ गलती से चला जाता है, आपने देख लिया, तो आप आगे को बता सकते हैं कि उसमें त्रुटि हो गई है, तो वो दोबारा से आपको पास भेज देंगे, या फिर उस त्रुटि को खुद से भी एडिट करने का ऑप्शन होगा तो वो एडिट कर देंगे, या नहीं तो आपको फिर पीछे भी भेज सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि तीन स्तर पर इसका चेकर लगाया हुआ है कि अगर आपके द्वारा जो डाटा भरा जा रहा है वो स्वीकार है कि नहीं है। और कुछ में राज्य स्तर पे भी जाएगा आपके डाटा को, खासकर जिन जो नई सैया बन रही हैं, या प्रोत्साहन राशि होगा, या जो स्वास्थ्य प्रहरी है उसका जो मूल्यांकन कर रहे हैं, या हमारे जो कार्यकर्ता हैं सैया साथी, या उनका जो एमपीआर एपीआर आ रहा है, या अन्य कुछ चीजें हैं जो सर्वेक्षण आप कर रहे हैं, वो राज्य स्तर पर जाएंगे, अनुमोदन के लिए भी जा सकते हैं या सत्यापन के लिए भी दिया जा सकता है। हम लोग अनुमोदन की प्रक्रिया की, तो हमने अभी जाना कि हमारे पास जो सैया भर रही हैं वो सैया साथी के पास जा रहा है, सैया साथी जो भर रही हैं वो अगर हमारे बीटीटी या बैफ के पास जाना है तो उनके पास जाएगा, या हमारे एसटीटी महोदय जो जिला पर हैं वो हमारे जो डैफ है उनके पास जाएगा, या फिर हमारे डीपीसी के पास जाएगा, या राज्य स्तर पे जाएगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि आपने जो सैया ने डाटा भेजा वो लोग पकड़ के रखा रहेगा, नहीं, उनके लिए भी एक टाइमलाइन दिया है कि अगर जैसे ही सैया द्वारा वो भरा जाता है तो विद इन टाइमलाइन के अंदर उसको अनुमोदन करना अनिवार्य है, और नहीं होता है तो वो अपने आप ही 3 दिन के बाद वो नोटिफिकेशन दे देगा कि ये प्रमाणित हो गया है। और अगर डाटा गलत होगा तो जिस स्तर पर वो पेंडिंग पाया गया था और सिस्टम ने ऑटो कर दिया तो उसकी जवाबदेही पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो प्रत्येक स्तर पे कार्यकर्ता हैं उनको इसको देखकर लटकाना नहीं है, कम से कम 3 दिनों के अंतर्गत या 5 दिनों के अंतर्गत इसको वो भेज दें, अन्यथा वो उनपे ही कार्रवाई हो जाएगी। जैसे कि अगर सैया साथी की लेवल की बात करेंगे तो इसका जो हमारा प्रत्येक स्तर पे रहेगा अधिकतम 5 दिन तक दिया जाएगा, और 3 दिन बाद नोटिफिकेशन देना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह पीला रहेगा, लाल रहेगा, और अंतिम में जब 5 दिन हो जाएंगे तो लाल रंग होके वो नोटिफिकेशन अपने आप वो लंबित दिखा देगा और उसके हायर के पास चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सैया ने भरा अपना प्रोफाइल HbNC का, वो अनुमोदन के लिए सैया साथी के पास आया, सैया साथी ने 5 दिन पे नहीं किया तो 6वें दिन ऑटोमेटिक वो बीटीटी के पास चला जाएगा अनुमोदन के लिए, लेकिन वो सैया साथी में वो लाल रंग छोड़ के जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर में देखा जाएगा कि सैया द्वारा जो रिपोर्ट आ रहा है वो कितने का संधारण 5 दिन के अंदर कर दे रही है, 3 दिन के अंदर कर दे रही है, उसी के आलोक में उनका असेसमेंट किया जाएगा। इसीलिए ये लंबित कोई रख नहीं सकता, रखेगा तो बाद में उनके लिए ही ये भारी पड़ जाएगा। तो ये प्रक्रिया सैयाओं को इसलिए बताया जा रहा है अपने स्तर से जैसे ही हो उस दिन का रिपोर्ट को उसी दिन भर दें, क्योंकि ये ऑफलाइन व्यवस्था भी इसमें की गई है, नेटवर्क की कोई स्थिति इसमें नहीं है। तो इसीलिए सैया कोशिश करें कि वो उसी दिन भर दें। उसके बाद सैया साथी और बीटीटी की जवाबदेही है कि उनको वो 5 दिन के अंदर कैसे इसका निपटारा कर दें आगे स्तर पर अनुमोदन के लिए। नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा, अब हम बात करते हैं, पिछला भी हम लोग ने जो परिवार का भी हम लोग ने हाउस होल्ड सर्वे किया था, उस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक वे हम बनाते हैं कि कैसे कैसे ये दिखता है। अगर हम बात करेंगे कि आपका जो मोबाइल ऐप का जो स्क्रीन है ऐसे दिखेगा, पहले आपका जो जैसे ही आप उसमें आइकन में क्लिक करेंगे तो आइकन में जैसे ही आप बटन दबाएंगे वैसे ही आपका ये नीला रंग का फोटो, और इस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका ये फोटो आएगा, आपका वो स्वागत करेंगे इस ऐप में। उसके बाद आपके पास विद इन सेकेंड में आपका ये जो लॉगिन स्क्रीन है जिसके माध्यम से आप अपना ऐप के में अंदर के जाएंगे, तो उसमें आपसे आपका कोड मांगा जाएगा। सही भी सैयाओं को कोड दे दिया गया, इवन हमने बीटीटी हमारे बीटीटी को भी, सैया साथी को भी कोडिंग मिल चुका है, और शहरी सैयाओं को भी हम लोग प्रोसेस में शुरू कर दिए हैं, और 1 जनवरी से वो लोग भी जो हमारी शहरी सैया हैं उनके लिए भी ये ऐप में व्यवस्था शुरू हो रही है, उनका भी कोडिंग होगा, उनकी टीम का भी किया जाएगा।
तो ग्रामीण हो या शहरी हो, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ने ग्रामीण में ही ये फोकस किया है, लेकिन आने वाले जनवरी माह में शहरी में भी फोकस होगा। तो उनके लिए भी ये कि अगर वो सैया हैं शहरी वाली भी, तो वो भी सीखे समझे कि उनके पास भी सेम यही चीजें होंगी, बस कुछ कुछ में प्रोफाइल में या कोडिंग में अंतर आएगा, बाकी सब व्यवस्था सेम है। तो इसमें हम लोग आपको पहले अपना सैया कोड भरना है और पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको सैया साथी जब आपका लॉगिन कर देंगी तो ये सैया साथी द्वारा आपको दिया जाएगा, उसको आपको याद रखना है या लिख के रख लेना है। और उसके बाद जो तीसरा है, ये इसको हम लोग कैप्चा बोलते हैं, ये इंग्लिश में या नंबर में ही आता है, तो इसको आपको हर बार टाइप करना ही पड़ेगा जैसे ही है। और कोशिश करिए कि अगर आपने अपना मोबाइल में हिंदी को ऑन किया है तो उसको हटा दें, इंग्लिश वाला ही जो फॉन्ट रहता है नीचे बटन, उसको करके रखेंगे तभी ये कैप्चा आएगा, अन्यथा ये नहीं आएगा, आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, बार बार आपको वो इनवैलिड बताता रहेगा। तो ये इसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये नंबर में चला जाए, वर्ड में जाए ये, लेकिन अभी इंग्लिश में है, तो कोशिश करिए कि जो स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर या बड़ा लेटर है उसी के अनुसार आप इसको टाइप करेंगे, क्योंकि ये हर बार जैसे ही आप जाइएगा, आपका लॉगिन करने के बाद ये आप जाइएगा तो हर बार मांगेगा ही मांगेगा, इससे आपका छुटकारा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको सैया साथी के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया है या लॉग आउट हो गए हैं तो इसमें जैसे ही आपका आइकन आ जाता है और इंस्टॉल करके दे देती है तो यही चीज मांगा जाएगा आपसे और बार बार मांगा जाएगा। ये थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको ये भरना होगा। जैसे आप साइन इन हो जाएंगे, आपके पास ये पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, खुल के आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहां पर हम लोग ने एक नाम करके दिया हुआ है, ये एक प्रोफाइल की तरह रहेगा, जिसमें आप अपना जितने भी फॉर्म है, इसमें कुछ कुछ फॉर्म और ऐड होंगे आने वाले टाइम में, वो आपको दिखते चला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये है, आप देखिए इसमें नाम रहेगा, और जैसे आप अपना फोटो भी डालेंगे तो इसमें आप फोटो भी आपका दिखने आ जाएगा। तो कोशिश करिए जब अपना प्रोफाइल जब सैया अपडेट करें, क्योंकि इसमें मांगा भी गया था, और सैया का प्रोफाइल आप सब जानते हैं कि सैया साथी के द्वारा ही किया जाएगा, कोई सैया अपने से नहीं करेगी। आप देख भले सकते हैं, अगर कोई त्रुटि लग रही है तो अभी ऑप्शन है आपके पास, सैया साथी के पास जा सकते हैं, आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं कि आपका जो भी नंबर है, मोबाइल से लेकर अन्य जानकारियां, वो सही है कि गलत है, सब सैया अपना प्रोफाइल देखे में जैसे ही वो क्लिक करेंगी आ जाएगा। और उसमें अगर आप लग रहा है कि कुछ छूट गया है या कुछ गलती है तो आप सैया साथी को कॉल करके बोल सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले एक हफ्ता में ये भी हम लोग क्लोज कर देंगे। इसीलिए जिन जिन का प्रोफाइल सैया साथी ने कर दिया है, सैया अपने जाके देखें इसको, कि प्रोफाइल देखे में जाकर कि कुछ छूटा हुआ है कि नहीं है। तो ये आपका सब, आप जैसे जैसे एंट्री करेंगे तो ये जो जीरो दिख रहा है ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा जैसे जैसे आपका डाटा एंट्री करेंगे। तो ये एक आपको एक सामने लुक है, और आपको जो चीजें करनी है वहां आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अन्यथा आप जब लास्ट फॉर्म में जाइएगा, जो तीसरा आपको दिख रहा है इसमें डाटा एंट्री फॉर्म, या आपका जो ये होम में देखेंगे, होम लिखा हुआ और 3 लाइन है, बस आपको यही 3-4 चीजें हैं जहां आप आराम से इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उस गतिविधियों को देख के आप कर सकते हैं। जैसे आप अपना सैया प्रोफाइल विवरणी में आप चेक करेंगे तो इसमें ये सब चीजें आपसे मांगी जाएगी, आपका विवरणी को, जिसमें आपका व्यक्तिगत विवरणी, आपका कार्यशैल, इसको बांटा हुआ है कि आपका 5-6 चीजें हैं जिसमें बांटा हुआ है। अभी सहयोगी संरचना में कुछ दिक्कत हो रही है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया है। अगर आप नहीं भरना चाह रहे हैं तो नहीं भर सकते, बाकी चीजें आप इसमें भर के आगे कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब लोग भरना शुरू कर दिया गया है। जस्ट एक गो थ्रू कर रहे हैं कि इसमें आपसे क्या क्या चीजें मांगेगा, लेकिन आप लोग अपने से भी देख लें अपना प्रोफाइल में, यहां जाके जैसे फोटो आप देख रहे हैं, फोटो में जो प्रोफाइल देखें लिखा हुआ है उसमें आप क्लिक करेंगे सभी सैया, तो अपना विवरणी जो सैया साथी के द्वारा आपका अपडेट किया गया
वो दिख जाएगा, ये बहुत जरूरी है, वो देखकर आप करवाएं और सैया साथी इसको अपडेट करेंगे, आप नहीं अपडेट कर सकते हैं। ये हम दिखा जरूर रहे हैं आपको, लेकिन सैया साथी ही अपडेट करेंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि डाटा एंट्री फॉर्म जो नीचे ही दिख जाता है आपको, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग एक एक करके हम लोग उसमें अपडेट करेंगे, और जब ये अपडेट हो जाएगा तो फिर आपका रिपोर्टिंग में चला जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा ये फैमिली डिटेल जिसको हम लोग पारिवारिक बोलते हैं, सेकंड एलिजिबल कपल जो हम लोग अभी कपल की बात करेंगे हम लोग, उसके बाद है हमारा ईसी जो हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एलिजिबल कपल का जो ट्रैकिंग रहता है, उसके बाद हमारी जो गर्भवती माताओं उसकी विवरणी रहती है, फिर एएनसी रहता है, इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम लोग जो आज आप लोगों को कोशिश करेंगे वो हम लोग जो एलिजिबल कपल हैं उनको एंट्री से लेकर उनका हमारा जो संस्थागत प्रसव तक कैसे करेंगे, वो जो 3-4 फॉर्म है हमारे, उसी पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पारिवारिक विवरणी आपने सबने भर दी है, क्योंकि पारिवारिक विवरणी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको एक उस परिवार को आईडी देता है। ये अगर नहीं भरिएगा तो अगला स्टेप लेने नहीं देगा। अगर आपको गर्भवती माताओं का भरना भी है तो जब तक वो किसी परिवार से लिंक नहीं होगी उसका आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है कि अगर उसका परिवार नहीं जुड़ा है तो सबसे पहले उस परिवार का मतलब है कि मुखिया, उस आप जो हम लोग बोलते हैं ना कि चूल्हा पर एक घर, तो वो जो उस परिवार का मुखिया होगा उसका नाम देंगे, वो डिटेल भरेंगे तो सिस्टम में आ जाएगा। और जैसे ही आप गर्भवती माताओं का करेंगे तो वो नंबर जरूर मांगेगा, और नंबर आपका है ना, जितना आपने एंट्री करके रखा है, आपके यहाँ जितने परिवार होंगे, जैसे कि आपने मान के चले 50-60 परिवार हैं, तो 50-60 परिवार का सूची आ जाएगा। आपको उस गर्भवती माताओं को किस परिवार से संबंधित है क्लिक करेंगे तब आपके पास उसका डिटेल आ जाएगा, बाकी आप उस गर्भवती माताओं को भर देंगे। क्योंकि ये परिवार का कोड बहुत जरूरी है, और ये तभी आएगा जब आप परिवार का विवरणी भरेंगे, और इस विवरणी में मुखिया और अन्य चीजें ली जाती नंबर पे जो आपने अभी भरना शुरू कर दिया है। तो इस पे भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी हमने मुख्यता बता दी है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे का भी एंट्री करना है, उसकी मां का भी एंट्री करना है, या जब सर्वे करने जा रहे हैं किसी टीबी का या सिकल सेल एनीमिया का, तो हर बार ये वो परिवार का आईडी मांगेगा कि वो किस परिवार से संबंधित है या किस चूल्हा से संबंधित है। तो जब तक आप नहीं भरेंगे तो वो नहीं उसमें एंट्री कर सकते हैं, और आप गलत परिवार में उसको नहीं डाल सकते हैं। आपने डाल दिया तो वो उस परिवार के में सदस्य में जुड़ जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए पारिवारिक विवरणी बहुत जरूरी है, आप लोग भर भी रहे हैं, इसको अच्छे से भरिएगा और देखिएगा। हम जो बात कर रहे हैं वो है योग्य दंपति, जिसको हम लोग एलिजिबल कपल बात कर रहे हैं, इसी पर हम लोग फोकस करेंगे और हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां हमने नाम दिया हुआ है, कोड भी दिया हुआ है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे, एलिजिबल जो 3 नंबर का बटन है, आप देखिए यहां पर आपको दिखेगा फैमिली है, फैमिली के बाद दूसरा है ये एलिजिबल कपल है। ये आप इसको इंग्लिश में दिया हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ इंग्लिश की जगह हिंदी में भी आप क्लिक करेंगे तो वो हिंदी में आ जाएगा, और इसका भी जानकारी इसमें आपको हिंदी में डिटेल आ जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश दिख रहा है तो आप अपने फॉर्म में ये जो आइकन नजर आ रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं पंचिंग, वो हिंदी में भी हो जाएगा। जस्ट आपको ऊपर जाके जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसको जस्ट क्लिक करेंगे, अगला हिंदी में ही आ जाएगा। बाकी ये इंग्लिश और हिंदी में, अन्य भाषाओं में अभी नहीं है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें, तो योग्य दंपति जो सेकंड बटन है उसमें जैसे क्लिक करेंगे, आपसे सबसे पहले वो परिवार की आईडी मांगेगा जो हमने पहले बताया। और ये परिवार की आईडी कहां से जनरेट होगी? जब हम फैमिली प्लानिंग जो हाउस होल्ड सर्वे जो कर रहे हैं, हर परिवार का चूल्हा का डिटेल ले रहे हैं, मुखिया का ले रहे हैं, उसके बाद तो ये वहीं से आएगा और इसमें ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अगर आपके 50 हैं या 60 हैं या 100 हैं तो वो सूची एक एक करके आएंगे। अब आपको इसको फिर आपको उसमें चुनना होगा कि क्या है। इसमें हम लोग ने कुछ ऑप्शन भी देंगे आप लोग के लिए, सर्च बटन भी रहेगा। सर्च मतलब इसमें आप खोज भी कर सकते हैं। खोज करने के लिए आपको इसके अंतर्गत उसका
कुछ नाम या कोड जो होगा वो अगर आपके पास लिखा हुआ है या प्रिंट आउट आप निकाल के रख लेते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका आईडी बनाइएगा तो एक डिटेल आ जाएगा आपके बैकएंड में, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि, क्योंकि जब आप उसके परिवार में जा रहे हैं योग्य दंपति का डिटेल भरने के लिए, तो आप पहले से तैयारी करके रखेंगे कि हम कौन से में जा रहे हैं, तो आप उसको चुन के भी कर सकते हैं। और या फिर इसका एक 50 का ही आप वित्त परिवार उसके मुखिया का साथ उसका कोड को डाल के और प्रिंट आउट निकाल के रख लें, या मोबाइल में ही ऐसा कोई स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि कईयों का 100 अमूमन तो हमने देखा है कि 50-100 से ज्यादा हाउस होल्ड नहीं रहते हैं, लेकिन ज्यादा भी रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसको खोजने में नाम के हिसाब से, तो नाम के हिसाब से भी खोज सकते हैं, कोड के हिसाब से भी खोज सकते हैं। उसके बाद जैसे वो आईडी चुनाया जाएगा आपको उस महिला का नाम लिखना है। अगर वो महिला उस घर की मुखिया ही है तो आप उसका नाम ऑटो इसमें लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा आपको, लेकिन भरना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद ये पूछा जाएगा जब आप योग्य दंपति बोल रहे हैं, और योग्य दंपति में आप सब जान रहे हैं कि वो शादीशुदा भी जोड़ा ही होता ही है इसके अंदर अमूमन, लेकिन यहाँ हाँ या ना का ऑप्शन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप ये देख लेंगे। उसके बाद आपका आता है घर का मुखिया का नाम अपने आप आ जाएगा इसके अंदर, वो आपको भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो मुखिया सेम है तो नाम सेम मैच होना चाहिए, वही नाम भरेंगे। अगर महिला का नाम लिख रहे हैं वो मुखिया ही महिला ही है तो नाम जो नीचे घर का मुखिया आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको वही नाम उसमें लिखना है। उसी तरह आधार, अगर उसका आधार नंबर है या संपर्क नंबर है तो आप उसमें उसको डालते चले जाएंगे, क्योंकि सबका ये व्यक्तिगत नंबर रहता आप भी जान रहे हैं। उसी तरह जन्म तिथि है, जन्म तिथि भी आप इसमें डालेंगे आधार के हिसाब से। अगर अब उम्र जो है, उम्र जो अपने आप ही कैलकुलेट होता है, ये आप नहीं भर सकते, दिखेगा जरूर कि वो कितनी उम्र है। कई बार आप जन्म तिथि गड़बड़ भर देते हैं तो उसके लिए या दिखाने के लिए, लेकिन आप नहीं भरेंगे। जैसे संपर्क नंबर आप किसी का भी दे सकते हैं, उनका अगर मुखिया का नंबर है, आप मतलब परिवार का जो मुखिया है या अन्य है उनका भी आप नंबर दे सकते हैं। कोशिश करिए कि उस महिला का दें, क्योंकि ये बाद में जब हम लोग MCH पोर्टल की बात करेंगे तो वहां जब उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा गर्भवती माताओं का तो ये काम आता है। जन्म तिथि में यही है कि कईयों के पास देखा गया है कि ये आप अपने उनके आधार में जो जन्म तिथि है उसको भर सकते हैं, या उसकी अगर कोई शैक्षणिक योग्यता है उसमें भर सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने अनुसार अंदाज से भी इसमें करेंगे। लेकिन कोशिश करें कि सबका आधार आज की डेट में बन गया है तो आधार में जो नंबर है वो दें। कईयों किसी शिकायत रहेगी कि सर उसमें तो सन ही लिखा रहता है, तो सन अगर लिखा हुआ है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसका महीना और साल जो है वो एक एक कर देंगे, और ईयर जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल उसका आधार कार्ड में अगर पूरा महीना और दिन और ईयर के अलावा सिर्फ ईयर दिया हुआ है, तो आप जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि इसका जन्म 1960 या 74 को हुआ है, अब 1974 को हुआ ही है, उसका आगे का डेट नहीं है, तो आप लोग क्या लिखेंगे 1/1, और वो क्योंकि इसमें जैसे क्लिक करिएगा तो कैलेंडर आ जाता है, तो कैलेंडर में सबसे पहले अगर डेट वगैरह है तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि ईयर लाएं, मतलब कि साल को चुनें, कौन सा साल है, साल के बाद ही महीना या दिन को चुनेंगे तो अंदाजा होगा, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको साल चुनना है, साल कौन सा था, जैसे कि हमने 1980 बोला तो 1980 साल चुनिए। अब अगर उन्होंने मंथ और दिन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो सीधा जनवरी में जाइएगा और जनवरी का 1 तारीख में क्लिक करके और जो साल है उसको कर दीजिएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पास सन ही है, आगे की कोई तारीख नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एक एक और जो साल है वो डाल सकते हैं। और अगर उसका आधार में पूरी विवरणी है तो पूरा डाल दीजिए। उम्र अपने आप ही आ जाएगा इसके अंदर, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक इसको रीड कर लेगा कि आज की तारीख में इसकी कितनी उम्र है।
उसी तरह जाति आएगी, तो जाति में जो जाति की है वो आप इसमें भर लेंगे, क्योंकि आपका ये परिवार का जो आईडी है उससे ये ऑटोमेटिक ही ले लेगा कि ये इसका जो मुखिया का जो जाति था, धर्म था, वही इसमें अपना आप आ जाएगा। ये सब चीजें मुखिया ने जो भरा है आपके परिवार ने, उसी से संबंधित ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी तरह अब ये पूछा जाएगा कि उसका कोई जीवित बच्चे हैं कि नहीं है, या पहला बच्चा है कि दूसरा है। अगर दूसरा है तो पहले बच्चा अगर जीवित है तो ठीक है, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई है तो ये किया जाएगा। जाति और धर्म ये ऑटोमेटिक ले लेगा मुखिया से, ठीक है। तो जीवित बच्चों की संख्या अगर 0 है तो 0 डालिएगा। यहां प्लस और माइनस का बटन दबा हुआ है, अगर आप प्लस में डालेंगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे, माइनस वाले में आप बटन डालेंगे, माइनस मीन्स दो घटा का साइन बना हुआ है, जोड़ का साइन बना हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि हमारी सैया बहनें इसको देख लें, समझ लें। तो इसमें जोड़ा में प्लस होगा, बढ़ेगा, और घटा में घटेगा। तो अगर एक नंबर बाय डिफॉल्ट आता है या 0 आता है तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर जीवित संख्याओं बच्चा, ये पहला ही बच्चा है आपका, दूसरा बच्चा नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 0 ही डालेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि जीवित बच्चा तो है ही नहीं, पहला ही बच्चा है तो इसको 1 डाल दे, नहीं। यहां पर अगर 2 बच्चे, आपका पहला, ये दूसरा बच्चा, दैट मीन्स कि पहला बच्चा अगर किसी तरीके का वो पहले में ही जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, या जन्म के बाद कुछ दिनों बाद हुई है, तब यहां पर आप 1 लिखेंगे। और अगर ये पहला ही है, बीच में पहली बार ये प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, तो उस हालत में ये 0 रहेगा। अगर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, दूसरी बार का प्रेग्नेंट का मतलब है कि बच्चा अगर ठहरा था, ठहरने के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई, या जन्म से पहले भी वो मृत्यु हो गई है, तो यहां पर आप 1 नंबर या कुछ नंबर जरूर डालेंगे, जितना भी है। और अगर वो जीवित रह गया है तो आप जीवित डालेंगे, और अगर नहीं है तो 0 डालेंगे। उसके बाद आपका आता है कि इसी से संबंधित पूछेगा कि वो लड़का था या लड़की था। अगर आप 0 बढ़ते हैं तो अन्यथा ये नहीं पूछेगा। तो यहां पर आपको जीवित बच्चों की संख्या ही देनी है, जो बच्चा जीवित था, और नहीं आपका था, पहला ही बच्चा है, तो आप 0 करके छोड़ दीजिएगा। बच्चे की जन्म तिथि आप डालेंगे, ये सबको मालूम होना चाहिए, और ये इसमें कोई ऐसा नहीं कि ईयर डालेंगे। बच्चे का कार्ड में लिखा रहता है, और सब सैया भी जान रही है, क्योंकि वो डिलीवरी कराने वही जाती है। तो अगर वो बच्चे की, अगर पिछला बच्चा उसके नजरों में ही रहा होगा, तो वो आप इसमें बच्चे में डाल सकते हैं। अब इसमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र की पूछी गई है कि अगर वहां पर जीवित, उसके अगर परिवार में ऑलरेडी 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उस हालत में, या जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र आपको भरनी है। आप कुछ भी भर सकते हैं, जो आखिरी जो छोटा बच्चा है, जैसे ये 4-5 बच्चों में मांगा गया है, जहां एक भी बच्चा नहीं है वहां सब में 0-0 रहेंगे, ठीक है। यहां पर आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, आप आराम से छोड़ दे सकते हैं इसको। लेकिन कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, या तो 0 डालें या नंबर डालें, खाली छोड़िएगा फिर से आपसे मांगेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कईयों में अपने आप आ जाएगा, जिसमें नहीं आएगा मांग रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 0 डाल दीजिएगा। उसी तरह क्या महिला गर्भवती अभी है, ये इसलिए मांगा जा रहा है डिटेल, जिसला गर्भवती है, तो ये महिला जब गर्भवती है तो उसका ये सब चीजों इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वो परिवार नियोजन की कोई साधन अपना रही है कि नहीं अपना रही है, उसका हाँ या ना में रहेगा। अगर अपना रही है तो बताएंगी, नहीं अपना रही है छोड़ देंगी। तो इसमें ये वाली सब चीजें आपको इसमें देना है। ये इसीलिए योग्य दंपति में पूछा जा रहा है, क्योंकि यहां पर अभी हम लोग डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं, या प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें। क्योंकि जैसे ही आप इसमें डाटा भरिएगा कि क्या महिला गर्भवती है कि नहीं है, जैसे ही वो हाँ में जाएगा, ठीक है, तो ये अन्य चीजें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसको परिवार नियोजन के बारे में क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो ही गई है, तो ये कहां से परिवार नियोजन का डिटेल आएगा। अगर वो सिंपल आप नहीं बोलते हैं, तो फिर ये अगला क्वेश्चन आएगा कि वो परिवार नियोजन का कोई साधन अपना रही है कि नहीं अपना रही है, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और जैसे ही आप खत्म करेंगे, वो
सीधा का सीधा कहां चली जाएगी वो महिला? हमारी योग्य दंपति से उठकर वो गर्भवती महिला में चली जाएगी। तो आपका यहां पर क्या होगा कि दोनों डाटा एक साथ भरा जाएगा। जैसे ही एलिजिबल कपल आप जाइएगा, एलिजिबल कपल का मीनिंग है कि वो गर्भवती माताएं हैं, उसका भी आपको इसमें एंट्री करना है। सिस्टम आपका डिसाइड करेगा, आपसे पूछेगा कि अभी वो महिला जो एलिजिबल कपल है, क्योंकि एलिजिबल कपल आप समझ जाते हैं योग्य दंपति कि बच्चा जो कर सकती हैं वही महिलाएं, जिनका आपको सब जान रहे हैं कि शादीशुदा जोड़ा या फिर जिसकी उम्र 14 साल हो जाती है लड़की की, वो इतनी योग्यता हो जाती है कि वो बच्चा कर सकती हैं, और ऐसी महिला जो जिनका मिनोपॉज या मासिक रुका नहीं होता है, जो हम लोग अंदाजन बोलते हैं 43 उम्र या 45 उम्र। तो ये एक कंडीशन रहती है कि शादीशुदा जोड़ा ही इसमें लिया जा रहा है। तो उस हालत में ये अगर अभी वो गर्भवती है तो भी आपको योग्य दंपति वाला ही पहले फॉर्म भरना है, और इसी के अंदर जब आपसे पूछा जाएगा कि वो योग्य दंपति जो है महिला, वो अगर गर्भवती है तो गर्भवती वाला जैसे भरेंगे वो अपना आप योग्य दंपति से सूची से हटकर वो आपका गर्भवती माता में आ जाएगी, और उसमें फिर एएनसी पीएनसी का फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा वो बाद में। तो इसीलिए ये जरूरी चीजें हैं कि जैसे ही परिवार का हाउस होल्ड सर्वे हो गया तो आपको योग्य दंपति जो वहां पर बच्चे कर सकती हैं और जो शादीशुदा जोड़ा है उनकी यहां डिटेल भरी जाएगी, खासकर उस महिला की, और सिस्टम अपना आप तय करेगा कि वो गर्भवती है कि नहीं है, उसको कहां डालना है। अगर गर्भवती आपने इस वाले क्वेश्चन में हाँ कर दिया तो सीधा का सीधा वो आपका वहां चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये वाला परिवार नियोजन वाला नहीं पूछेगा। अगर आपने नहीं बोला तो नहीं की स्थिति में वो आपसे ये योग्य दंपति का वो विवरणी आपसे मांगेगा कि उसने कौन सा साधन अपनाया है कि नहीं अपनाया है। तो अगर कोई भी साधन है, क्योंकि इसमें हम लोग को उस योग्य दंपति ने, अगर महिला है, उम्र है उसका, लेकिन उसने कोई परमानेंट मेथड अपना लिया या उसके परिवार वाले ने, उसके पति ने अपना नसबंदी करा दी है, तो उन दोनों हालत में ये योग्य दंपति नहीं रहकर वो साधारण जो है वो इस सीट से हटकर वो दूसरे में चली जाएंगी। तो हमारा यहां पर ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो दंपति जो है वो योग्य है कि नहीं है, योग्य होने के बाद वो क्या गर्भवती है कि नहीं है, या परिवार नियोजन अपना रही कि नहीं अपना रही है, या वो इतने अब एलिजिबल हो गए हैं कि वो योग्य दंपति नहीं रहेंगे। तो ये तीनों सूचियां यहीं से आप लोग संधारण करते चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसीलिए जब आप जाएं आराम से इसको भरें, क्योंकि एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही इस तरह के डाटा मिलेंगे जो आपको आराम से भरना है, और इसको तत्काल आप लोग खत्म कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, कुछ चीजें आपके मुखिया से ही ले ली जाएगी जो परिवार का मुखिया से हैं, आपको ज्यादा नहीं भरना होगा, मात्र आपको 5 मिनट ही लगेंगे। जब आप ऐप खोलेंगे, पूछ लेंगे, टिक टिक लगा लेना है, ठीक है। तो अब अगर वो योग्य दंपति गर्भवती नहीं है तो आप इसमें हाँ में नहीं में करेंगे, और परिवार नियोजन कर रही है तो हाँ लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर हाँ करेंगे तो कौन सी वो संसाधन इस्तेमाल कर रही है आप लिखेंगे। अगर उसने महिला ने बंधियाकरण करा लिया है कंप्लीट, तो आप उसमें क्लिक करेंगे, या मालाएं जो भी वो कर रही हैं आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो जैसे नहीं आता है तो नहीं में आप देखेंगे कि यदि नहीं तो कौन सी विधि अपनाने की इच्छुक है। अगर वो परिवार नियोजन अभी नहीं ले रही है, ठीक है, और अब लेना भी चाहती है, तब पूछा जाएगा कि कौन सी इच्छुक है। दोनों छुटकारा नहीं है, आपको विधियां बतानी होगी कि कौन इच्छुक है कि नहीं है। तो ये आपको, ये एक तरह से आप लोग का काउंसलिंग भी सही कर सकती है कि ये विधियां हैं, आप अपना सकती हैं। वो अपना उसकी इच्छा पर है कि कौन सा वो अपनाना चाह रही है, आप क्लिक लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ये योग्य दंपति का जो ट्रैकिंग है, कि अब ट्रैकिंग भी करना होगा इसके अंदर, क्योंकि आपने जब योग्य दंपति भर दिया वहां फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको बीच बीच में वहां जाना भी है,
कि हो सकता है कि अब वो परिवार जो दंपति है वो गर्भवती भी हो सकती है, या फिर वो योग्य दंपति से भी हट सकती है। अगर उसने कोई महिला बंध्याकरण या उसके पति ने पुरुष नस्बंदी करा लिए तो योग्य दंपति से तो वैसे ही डाटा हट जाएगा। तो ये चीजों के लिए बीच बीच में उसको जाना है, और जब जा रही है तो ये चीजें उससे दोबारा पूछ लें कि ये जब जाएं तो आप भ्रमण की आप संख्या ले सकते हैं कि ये महीना में आप जितना बार जा रहे हैं उतना बार आप उस परिवार में, अमूमन तो आप महीना में एक बार जाएंगे। परिवार आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, नाम याद आ जाएगा। उसी तरह फिर महिला का नाम, उसका पति का नाम, अगर वो उसी मुखिया की होंगी तो नाम आप पूछ लें। भ्रमण आप करने गए थे तो कौन सी तारीख का, अब उस भ्रमण में ये महिला की क्या स्थिति रही है वो आप इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो गर्भवती हो गई है तो हाँ करेंगे, तो जैसे ही हाँ करेंगे वो सीधा का सीधा आपका गर्भवती माता में चली जाएगी। तो आपको जैसे ही पता लगे कि वो मां गर्भवती हो गई है तो आपको जाना है उसके घर में, योग्य दंपति वाला ट्रैक खोलना है, अपना भ्रमण नंबर डालना है, उस महिला का नाम वगैरह ढूंढना है, और ढूंढने के साथ उसको अगर गर्भवती है तो हाँ लगा के फिर आपको सबमिट कर देना है। नहीं है तो फिर वही है कि नियोजन इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, या मतलब दोनों हालत में आपको बीच बीच में जाके इसको अपडेट करना और सबमिट करना है। इसको सिंपल सा है, ज्यादा नहीं है, 2-3 फॉर्म ही हम लोग ने इसमें रखने की व्यवस्था की गई है जिससे कि आपको आसानी हो इसको भरने में भी और देखने में भी। बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। उसी तरह अब जब गर्भवती महिला की हो जाएगी तो आपका अगला जो फॉर्म खुलेगा वो गर्भवती महिलाओं का होगा। अगर हम बात करें, इसको पीछे बैकग्राउंड लेके जाते हैं, आपको हम शुरुआत वाले में दिखाते हैं जिससे आसानी होगी। कि देखिए यहां पर हम लोग ने शुरुआत में देखा था एलिजिबल कपल, जो हमने योग्य दंपति, और उसके बाद योग्य दंपति को बार बार ट्रैक करना कि वो गर्भवती हुई है या वहां से छूट गई, आप 3 नंबर। उसी तरह चौथा नंबर, क्योंकि आपने अगर पहला भरा तो दूसरा भरा, दूसरा भरने के बाद तीसरा और चौथा ऑटोमेटिक ही आपको वो जिस तब जाइएगा तो सिस्टम में वो जितनी आपके यहाँ सूचीबद्ध हुई है गर्भवती महिलाएं अगर हो चुकी है, वो सूची में नाम नहीं आ रहा है तो सीधा आप किस में जाएंगे, 3 नंबर में जाएंगे, वो एलिजिबल कपल की ट्रैकिंग में जाएंगे और वहां से उस महिला को ढूंढेंगे और उसको गर्भवती में हाँ करेंगे तो सीधी की सीधी उठ के वो चौथे नंबर में जो है गर्भवती मां की सूची में आ जाएगी। ऐसे नहीं आएगी, और ना आप यहां में गर्भवती मां का डायरेक्ट एंट्री कर सकते, नहीं, आपको फिर से उसका, अगर वो नया परिवार है या परिवार में नई गर्भवती हुई है तो सीधा आपको एलिजिबल कपल में जाना होगा। अगर उसकी परिवार की एंट्री हो गई है तो, और नहीं हुई है तो फिर आपको फैमिली डिटेल में जाना होगा, 1 नंबर में उसके मुखिया का एंट्री करना होगा, तभी ये खुल पाएगा। अन्यथा आप गर्भवती मां को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा को ही आपको दिखाएगा और उसी को आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सब फॉर्म एक दूसरों में डिपेंड है। आप अगर पहला फॉर्म नहीं भरेंगे तो दूसरा फॉर्म में उसका नाम ही नहीं आएगा, आप एंट्री कर ही नहीं सकते, और जब आप करेंगे तो ऊपर बैक से करना होगा तब आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप पहला अगर परिवार वाला नहीं भरे हैं तो अन्य फॉर्म आप भर के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वो मिलेगा ही नहीं, और फैमिली आईडी मांगेगा ही मांगेगा, बिना फैमिली आईडी का नहीं होगा। उसी तरह गर्भवती माता में जब जाइएगा तो ऑटोमेटिक जो आपने एलिजिबल कपल वाली जो ट्रैकिंग शीट है उसमें जब हाँ करेंगे तभी वो महिला वहां से उठकर गर्भवती वाली सूची में आएगी, यहां महिला को आप एंट्री नहीं कर सकते। ये मेरा दिखाने का मतलब है। तो ये हम लोग ने अभी यहां तक आ गए, परिवार विवरणी, योग्य दंपति ट्रैकिंग कर लिए। अब वो महिला गर्भवती हो गई है तो गर्भवती का जैसे आप आईडी डालिएगा ये ऑटोमेटिक आपको सिस्टम में बता देगा कि कौन कौन सी महिलाओं जो गर्भवती हुई हैं वो आ जाएगा। सभी आईडी परिवार का नहीं खुलेगा, आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे आईडी में आप क्लिक करेंगे वहां आपका 5 आईडी दिखाएगा कि इस आईडी के परिवार की ही कोई गर्भवती महिला इसमें है, तो जैसे ही उस आईडी को क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक उस परिवार में जो आपने बैकएंड में जो गर्भवती बता दिया गया, अगर एक परिवार में 2 होंगी गर्भवती तो 2 का नाम आएगा, आपको उनमें से एक को चुनना है। अगर एक ही नाम होगा तो ऑटोमेटिक यहां पर नाम आ जाएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी तरह अब आपको यहां पर भ्रमण की तिथि डालना है कि आपने कौन से दिन को ये भ्रमण आप करने गई हैं, वो डेट आपको डालना होगा पूरी की तरह कैलेंडर से करके।
उस तरह अब योग्य दंपति का पंजीकरण आईडी, ये भी आपका पंजीकरण आईडी अब उस महिला का चिपकेगा। परिवार आईडी मुखिया का था, ये वाला ऑटोमेटिक आपका योग्य दंपति सूची से वहां से उठकर यहां आ जाएगा। तो आपके पास पूरा ट्रैक रहेगा कि कौन योग्य दंपति में था और वो कौन सी योग्य दंपति आईडी वाली यहां बन गई, उसका नाम, ये सब अपने आप ही ऊपर से जैसे जैसे भरना शुरू करेंगे, अगर डाटा आपने पहले भर रखा है तो वो अपने आप ही इसमें स्विच होके आ जाएगा। उसी तरह आधार नंबर, अगर आपने उस महिला का वहां एंट्री किया है तो आधार नंबर अपने आप ही इसमें आ जाएगा। उसी तरह धर्म, ये सब चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है या नहीं दिख रहा है तब आप बैकहैंड में जाके उस चीजों को फिर से एंट्री करेंगे कि कुछ छूट तो नहीं गया है। बाकी सब चीजें अपने आप ये योग्य दंपति वाले में जब डिटेल भरे रहे होंगे वहां से ले लेगा, या परिवार का जो मुखिया है उसके आईडी से ये सब चीज ले लेगा। आपको ज्यादा नहीं है, सिर्फ यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था होंगी, यहां पर अपने आप ही वो हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरह जन्म तिथि, और जो चीजें पहले नहीं भरी गई हैं और नहीं ली गई थी, यहां पर कुछ अतिरिक्त चीजें मांगी जा रही है, वो कॉलम खाली रहेगा, अपने आप उसको डालना है। जैसे कि जन्म तिथि उस महिला का अगर पहले ले लिया गया है तो यहां आएगा और आयु भी अपने आप आ जाएगा। उसी तरह देखिए पिछली गर्भवती संख्या ये हमने पहले ही लिया था, ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। अब इसमें जो नया ऐड होगा वो क्या है, अंतिम माहवारी, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हम लोग सबको सिखाया गया है सैयाओं को, वो मांगा जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो वो होगा। और सिस्टम अपने आप ही उसमें जो हम लोग जो महीना जोड़ते हैं ना, 9 महीना 14 दिन, वो अपने आप सिस्टम बता देगा कि इसकी अनुमानित तिथि। आपको अब है ना अपने पेन से कैलकुलेट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम अपने आप ही बता देगा। जैसे ही आप उसकी लास्ट एमपी एलएमपी डालेंगे, अंतिम माहवारी की तिथि, और ये एक्यूरेट डालिएगा तब बताएगा, और अगर आप अंदाजी डालिएगा ले तो लेगा सिस्टम, लेकिन उसी के अनुसार वो आपको बता देगा। उसी तरह गर्भावस्था की सप्ताह भी बता देगा कि अभी की डेट में उसका कौन सा चल रहा है, वो अंतिम माहवारी वाली तिथि से ही वो कैलकुलेट करके सिस्टम बना देगा। तो सिस्टम ऐसा है कि कुछ चीजें आप डालिएगा तो अपने आप ही बाकी चीजें आ जाएगी और आप देख पाइएगा कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं और विवरणी क्या क्या इसके अंदर हम ले सकते हैं। गर्भवती महिला की विवरणी में खासकर हम लोग ने उसकी अब जैसे उसकी ऊंचाई क्या है, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है कि अब हमको जानना है कि वो जो गर्भवती माताएं हैं वो हाई रिस्क में आती कि नहीं आती है। क्योंकि सैया लोग को हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो हम लोग जोखिम वाली महिलाएं जिसको बोलते हैं ना, गर्भवती महिलाएं, जोखिम में गर्भवती महिलाएं, वो कईयों को साइन सिम्टम याद ही नहीं, लक्षण, तो यहां पर कम से कम वो बार बार भरेगी तो याद होगा। तो ये जितना भी अभी आंकड़ा लिया जा रहा है, ये कोशिश जानने की हो रही है कि ये जो गर्भवती माता है ये नॉर्मल है या ये कोई जटिल में जा रही है या गंभीर गर्भवती में तो आ नहीं रही है ये वाली। तो ये जरूर से जरूर आपको भरना है, ज्यादा डिटेल नहीं है। उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है, वो भी सेंटीमीटर में। तो सभी सैया अपने साथ इंची टेप लेके जाती हैं या स्केल लेके जाती हैं या रस्सी लेके जाती हैं, वो यहां पर उसके अनुसार इसको भरेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अपना लंबा स्केल लेते हुए चले जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करें। क्योंकि ये ऊंचाई की व्यवस्था आंगनबाड़ी सेंटर में हमने सब जगह देखा है कि वो नापने के लिए ऊंचाई का वहां रहता है, और ये उनके एमसीपी कार्ड या अन्य जगह पे ये दर्ज रहता है, क्योंकि इसका ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट में ये भराया जाता है और उसमें सैया सहयोग करती है। तो उम्मीद करते हैं कि सैया ये ऊंचाई को सेंटीमीटर में अच्छे से भरेगी, यहां इंच वगैरह नहीं लेगा। हम फिर बता रहे हैं आप लोग को, सेंटीमीटर में ही लेगा। तो सेंटीमीटर में ही आपको इसमें भरना है, इंच या फुट में नहीं लिखना है। जैसे आप लिख देते हैं ना कि 5 फुट 4 इंच, 5.4, ऐसा नहीं लेगा ये सिस्टम, और आप भरने की भी जरूरत नहीं है। आपको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में भरना है। उसी तरह वजन भी जो है वो आपका किलोग्राम और ग्राम में रहेगा। मीन्स है कि आगे वाला जो है, जैसे कि अगर उसका 2000, अगर उसका वजन
आप लिखते हैं कि कई लोग बोलेगा 40 किलो या 40 किलो 50 ग्राम या 40 किलो 500 ग्राम, तो 40 आगे लिखाएगा और 500 ग्राम जीरो उधर लिखाएगा दूसरे वाले कॉलम में। आप ऐसे नहीं कि किलो में ही लिख देंगे 40 और 500, ऐसा नहीं करेंगे। अगर 40 किलो 500 लिखना है तो 40 आगे लिखेंगे, 500 इधर लिखेंगे। सिर्फ 40 ही किलो है तो 40 आगे लिखेंगे, ग्राम में 0 कर देंगे। और अगर किसी का इस तरह का है, ग्राम में लिखा हुआ है कि 40,000 ग्राम है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर वो लेगा भी नहीं, आपको ये किलो और ग्राम में ही लेगा, आपको यहां भरना होगा। उसी तरह रक्त, मतलब उसका कौन सा इसमें ब्लड ग्रुप है, तो अपने आप वो 4 ड्रॉप डाउन बने होंगे, उसमें से आपको चुनना है कि ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ बी पॉजिटिव, ए बी, ये सब इसमें बनाए हुए हैं। वो जितने भी तरह के हो सकते हैं वो इसमें क्लिक करेंगी, अपने आप ले लेगा। उसी तरह अन्य चीजें ये मांगी गई हैं, ये मल्टीपल है, मतलब आप बहुत सारी चीजों में टिक लगा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक लगाएं तो दूसरा नहीं ले सकता, नहीं। अगर उसमें ये 4-5 चीजें हैं तो चारों 5 का टिक लगाएंगे, अगर इसमें से नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जबरदस्ती नहीं है कि आप उसको टिके लगा दीजिए, ठीक है। तो पढ़िएगा, ये पहली बार थोड़ा दिक्कत आएगा आप लोगों को, कुछ कुछ चीजों में नया नया होगा। अगर आपने हाई रिस्क प्रेगनेंसी या जटिल जो गंभीर गर्भवती माताओं जो आपने पढ़ा होगा सिम्टम, तो उनके लिए बहुत आसान है, जो HbA1c HbA1c मॉड्यूल में पढ़ाया गया है। और जिन्होंने नहीं पढ़ के और पढ़ के भी भूल गए तो उन लोग के लिए दिक्कत होने जा रही है। तो सबसे पहले HbA1c मॉड्यूल को आप लोग पढ़ लें या देख लें ऑनलाइन जाके भी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली माताओं के क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या क्या चीज दी जाती हैं, जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग ने रक्त शर्करा या गर्भावस्था की पहली या तिमाही का वजन है या 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई है तो टिक लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। गर्भावस्था में जुड़वा बच्चे हैं, अगर पता लगा है तो टिक लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसी तरह हीमोग्लोबिन सब जांच करवा लेता है फर्स्ट ANC में, तो उसका कितना है, 7 से 11 के बीच में है कि नहीं है। अगर वो हायर है, 11 से 12 है, तो इस पे टिक नहीं लगाएंगे। जिनका 11 से नीचे है उनमें टिक लगाएंगे। उसी तरह कम, जिनका 11 और जिनका 7 से भी कम है, मतलब 6, वैसे तो उम्मीद कम है क्योंकि वो 7 से कम वाली महिलाएं या बच्चियां या बच्चे जो हैं वो टिक नहीं पाते हैं, इतना जान लीजिए, वो हॉस्पिटलाइज ही हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है, कई लोग होते हैं जो छुपाए रखते हैं अपने आप को अंदर मर्ज को, कि बताने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये जब ANC जांच होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ANC जांच में इसको जरूर से जरूर निकलवाइएगा और ये लेना जरूरी है, क्योंकि जिनका 11 ग्राम या 7 ग्राम से है वो हाई रिस्क में 100% आती है। तो ये ब्लड ग्रुप, उसकी हाइट, उसकी बच्चे की व्यवस्था कैसे है या शुगर है कि नहीं है, ये बहुत जाना जरूरी है। अगर वो मिल रहा है टिक लगाएं, नहीं मिल रहा है तो ना लगाएं, लेकिन जांच जरूर कराएं। उसी तरह गर्भवती महिला का RH नेगेटिव ये सब जगह होता है। मूत्र में जो शर्करा शुगर है वो हर जगह चेक हो जाता है, आपके आंगनवाड़ी में कर देती है, ANM में, और नहीं है तो आप जान रहे हैं कि 9 तारीख को हर CSC में ANC कराने की व्यवस्था है, या फिर अब तो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में CHO या ANM द्वारा किया जाता है तो उसको करवाएंगे। अगर उसका किसी तरह का मेम्ब्रेन या प्रसव पूर्व प्लेसेंटा इसका प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लिखेंगे इसके अंदर, या स्थिरता है वो इसमें करेंगे। और इसी को यहां पर इंग्लिश में भी किया हुआ, तो ये दोनों चीज, ये सब चीजें जो आएंगी आप इसमें करेंगे। और देखिए इसमें लास्ट में लिखा हुआ आएगा, अपने आप आपको ये जैसे जैसे भरिएगा ना सब चीजें, अगर भर दिए हैं तो लास्ट में आपको ये बता देगा कि ये जो गर्भवती महिला है वो हाई रिस्क है, अति गंभीर में आ रही है कि साधारण में आ रही है। और जैसे ही यहां हाई रिस्क में आती है तो आप इसको उससे ट्रीट करते हुए तत्काल जो आप लोग को ट्रेनिंग में बताया गया है या मॉड्यूल में बताया गया है, तो सीधा का सीधा आप इसको केस को डील करेंगे। तो देखिए सिस्टम अपने आप लाया, आपने टिक लगाया, अपने आप बता देगा कि वो हाई रिस्क है कि नहीं है, ठीक है। अब ANC की चर्चा करते हैं। ANC जैसे वो गर्भवती माता की पता लग गया आप लोग को कि वो हाई रिस्क है कि नहीं है,
नॉर्मल भी है, हाई रिस्क भी है, तो सभी दोनों ही स्थिति में आपको एएनसी कराना जरूरी है। तो यहां पर देखिएगा आप उसका एएनसी का डिटेल भरेंगे, तो जैसे वो गर्भवती माता में चली जाएगी उसका आईडी जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर अपने आप 4-5 जो भी आपके यहाँ गर्भवती माताएं अभी हैं, ठीक है, तो वो उसमें दिख जाएगी। आप उसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसकी जो एएनसी की चीजें भरेंगे। या भ्रमण की तिथि का मीनिंग है कि आप कब भरने करने गए थी। हो सकता है कि उसकी एएनसी पहले हो चुकी होगी, या उसने कल ही करवाया, या अभी करा रही है, या आपके साथ है। तो दोनों स्थितियां, भ्रमण की तिथि आपकी भरनी है कि आपने उस महिला से ये एएनसी के बारे में, सब जानते हैं कि ये गर्भवती महिलाओं को 4 एएनसी कंपलसरी है, तो हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये एक महिला पर 4 भरेगा, ऐसा नहीं कि यहां पर एक भर के छोड़ देगा। तो इसीलिए जब भी आप जाएं, अगर आपका एक एएनसी वो करवा ली है, अगर एक एएनसी करवा ली है तो, और आप उसका दूसरा एएनसी में गए हैं डाटा लेने के लिए, तो पहला एएनसी वाला पहले उसका लिखिए, पहला एएनसी का आप उसमें जरूर भरेंगे। ऐसा नहीं कि पिछला एएनसी का आपने डिटेल ना भरें, ठीक है। इसमें 4 एएनसी मैंडेटरी है, तो आपके पास यहां पर अभी वो कॉलम दिख नहीं रहा है कि इसका पहला एएनसी है कि दूसरा है कि चौथा है कि पांचवा है, वो हाँ, तो वहां पर अपने आप दिख जाएगा कि आपका कौन सा विजिट है। विजिट के अनुसार इसमें कोशिश हम लोग करेंगे कि उसका एएनसी का भी दिख जाए कि अगर उसने पहले भ्रमण किया था तो पहला एएनसी था कि नहीं था, या वो तीसरा एएनसी में जा रही है तो हो सकता है दूसरा एएनसी में वो कहीं और थी, कहीं से करवा के लाई और डाटा नहीं मिल पा रहा है, तो उस हालत में उसको दूसरा एएनसी इसमें भरना होगा, जिससे कि हमको उस महिला का चारों एएनसी का पता लग जाए। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि उसका एएनसी करवाइएगा तो आपको जेएसवाई के तहत सैया को इंसेंटिव मिलना है, और हर एएनसी में कुछ ना कुछ पैसा लगा हुआ है, 50 रुपया से लेकर। तो जब एएनसी आप नहीं करवाइएगा तो आपका वो 300 रुपया है वो नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट उस इंसेंटिव से लिंक होगा। इसीलिए 4 एएनसी आपको नॉर्मल डिलीवरी में करना जरूरी है। और जो हाई रिस्क रहेंगे, जो गंभीर में आएंगे, उनका 7 एएनसी है। तो ये एएनसी आपका भी करना जरूरी है। अगर छूट गया है किसी कारण से तो आपको पुराना एएनसी को इसमें भरना जरूरी है। उसी तरह आधार नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा इसमें, और प्रसव की अनुमान तिथि भी अपने आप आ जाएगी इसके अंतर्गत। क्योंकि अब ये क्या ये क्वेश्चन हमको लगता है हट जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है कि क्या महिला गर्भवती, जब गर्भवती है तभी उसकी एएनसी हो रही है, तो ये अपने आप इसका हाँ ही रहेगा। अगर क्वेश्चन है भी है तो यहां पर हाँ ही आएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन, अच्छा हाँ, क्या महिला का गर्भपात हो गया है, तो अगर आपको पता लगा कि एएनसी के दरमियान हमने पता लगा है, समझा है, अगर गर्भपात हो गया है तो, क्योंकि ये पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर गर्भवती महिला है, क्योंकि हमको इसको फिर से एलिजिबल कपल में भी ले जाना है, तो सूची जब अगर यहां नहीं करिएगा तो ये मान के चल रहे कि उसकी प्रेगनेंसी सस्टेन कर गई है। और अगर आप जब मिलने गए या एएनसी विजिट करने गए, क्योंकि हमको 4 एएनसी में महिलाओं को सुरक्षित रखना है, तभी उसको माना जाता है सुरक्षित। तो इसीलिए इसमें गर्भपात के पूछा जा रहा है कि एबॉर्शन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हाँ हुआ है तो ऑटोमेटिक ये गर्भपात की तिथि मांगेगा, नहीं है तो तिथि नहीं मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी कॉलम भी हट जाएंगे, क्योंकि गर्भपात होने की स्थिति में वो महिला वहां से हट जाएगी। और गर्भपात की स्थिति के बारे में शायद आगे पूछा जाएगा कि वो किस हालत में गर्भपात हुआ, तो उस कॉलम में चला जाएगा। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि नहीं है, तो नहीं में आपका वो एएनसी करवाई कि नहीं करवाई है, कौन सा नंबर का एएनसी है, आप यहां देखिए आ रखा है। अगर वो पहले करवा रखी होगी तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि उसका एक एएनसी हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो 0 दिखाएगा, आपको आगे बढ़ जाना है। तो डेट ऑफ एएनसी, आप किस डेट में उसकी एएनसी हुई थी, यहां आपका भ्रमण की तिथि नहीं है, उस महिला की एएनसी की तिथि है जिस एएनसी में कहीं करवा के आई है। तो हो सकता है कि आप दूसरा एएनसी में जा रहे हैं मिलने के लिए, अमूमन आपको एएनसी के बाद उसका विजिट या साथ में कराना मैंडेटरी है, तो ये दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, भ्रमण की तिथि से वो एएनसी पहले ही हो चुकी होगी, तो आपको ये दोनों तिथियां अलग होगी। आपकी भ्रमण की तिथि एएनसी तिथि नहीं हो सकती है,
हो भी सकती है, अगर आप उसके साथ गए हैं, वो एएनसी करा रहे हैं, तो भ्रमण भी हो जाएगा आपका और एएनसी का डाटा भी भर जाएगा। तो मोबाइल सबके पास अपने हाथ में होना चाहिए, डाटा पैक होना चाहिए। डाटा पैक नहीं भी होगा तो मोबाइल को कम से कम बैटरी आप भर के रखिए, क्योंकि जब आप भरने जाइएगा तो नेटवर्क नहीं भी रहता है तो डाटा के लिए मोबाइल खुलना जरूरी है। डाटा भरने के लिए तो उसमें बैटरी का बैकअप होना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं आप साथ में गए हैं, नेटवर्क नहीं है, लेकिन ये ऑफलाइन डाटा ले लेता है। तो उसके बाद क्या पूछता है कि क्या पीएमएसए में है, क्या ये 9 तारीख वाला है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पीएमएस, जो प्रधानमंत्री जो हमारा डे माना जाता है। उसी तरह फिर आपका अगला आ जाता है कि इसमें ये है कि नहीं है, हाई रिस्क वाले में होना चाहिए। ये आपको बार बार समझाने के लिए कि अगर वो गर्भवती माता है जो हाई रिस्क है तो ये सिस्टम आपको बता देता है और पहले ही ये दे देगा कि किन के कारण इसको आपने जो लक्षण चुना है, कौन कौन से लक्षण है। ये होता है इसलिए कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास एएनसी चेकअप कराने जाएं तो उस एनएम को या फिर सीएचओ को या डॉक्टर को मोबाइल से आप दिखा सकते हैं कि इनकी ये थी, ये 3 कारणों से इसकी हाई रिस्क है और इसकी ये विवरणी है कि इसका शुगर इतना था, इसका वजन इतना था, इसका ब्लड इतना था। तो उससे क्या होगा कि उनको समझ बनाने में आसानी हो जाएगी कि कितनी हाई रिस्क के आती है। तो ये सब चीजें सिस्टम आपको पहले ही बता के रखेगा, जिससे कि आप किसी को दिखाना होगा तो करेंगे। वो हो जाने के बाद इसका जब एनसी का आप डाल दीजिएगा तो सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। अब आते हैं, जब एएनसी आप चारों एएनसी सब हो जाएं तो अब जब उसका डिलीवरी होने वाला होगा, डिलीवरी होगा तो उसकी भी विवरणी इसमें भरनी है, जिससे कि अंदाजा मिल जाए कि वो डिलीवरी का क्या रहा था। तो आप इसमें अगर उसके साथ हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि अगर आप उस डिलीवरी कराने गए और उसी दिन डिलीवरी हुआ साथ, या डिलीवरी पहले हो गया उसके एक दिन बाद, जैसे एचबीएनसी में हम लोग जानते हैं कि सेम डे या अगले दिन जो उसका विजिटिंग है डेट, उसके अनुसार अगर आप गए वहां देखें कि उसकी डिलीवरी पहले हो गई है या साथ में है तो विजिट डेट और डिलीवरी डेट सेम रहेगा। अगर आप साथ में नहीं है, एक दिन बाद आप आए या 2 दिन बाद आए तो वो डेट डालना है, जिससे कि हम अंदाजा लगा पाए कि आप और प्रसव के समय आप उस महिला के साथ थे कि नहीं थे, क्योंकि फिर ये आपका इंसेंटिव के साथ लिंक हो जाएगा कि आप थे तो अच्छी बात है, आपका इंसेंटिव के साथ लिंक रहेगा, नहीं रहे तो कितना दिन आप बाद गए। तो वो विजिट आपका है, ना कि महिला का डिलीवरी का है। उसके बाद आपका ये जो वुमेन है उसका अपने आप ही ये आईडी बता देगा, आपको लिखने उसके नाम भी आ जाएगा, फैमिली आईडी, आधार आ जाएगा, उसका एडीडी आ जाएगा। हाँ, उसके बाद आपका जो काम है वो डेट ऑफ डिलीवरी में महत्वपूर्ण है कि किस तारीख को डिलीवरी हुई। आप अगर साथ में है, मोबाइल आपके साथ में है, तो उसी टाइम जो विजिट डेट होगा वही डेट ऑफ डिलीवरी आप डालेंगे। या अगर आप 2 दिन बाद आ रहे हैं तो उससे पहले तारीख, किस तारीख को डिलीवरी हुआ था वो वाला डेट डालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कहां डिलीवरी हुआ था, घर में हुआ था कि संस्थागत हुआ था। अगर घर में हुआ था तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और अगर संस्थागत हुआ तो संस्थागत में भी अपना पूछेगा कि कहां हुआ था। ठीक है, तो जैसा आप क्वेश्चन पूछिएगा उसके बाद ही अगला क्वेश्चन आएगा, अपने आप नहीं आएगा कि वो आप देख के भर लें। ये इसलिए रखा गया है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसीलिए अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने आप पूछेगा कि वो कहां हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, वो अन्य चीजें आ जाएंगी। तो इसीलिए कोई भी कॉलम को आपको छोड़ना नहीं है, सिस्टम आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको कुछ नहीं है तो 0 लिखें, और कुछ है तो टिक लगाएं, नहीं है तो फिर उसकी व्यवस्था आप देख लें। अगर ऑप्शन पूछता है तो होम या घर में होगा या संस्थागत। यहां संस्थागत का मीनिंग ये नहीं है कि सरकारी या पब्लिक, वो बाद में आएगा। जैसे ये होम करेंगे तो होम में अपने बटन कुछ और क्वेश्चन आएंगे, और संस्थागत में इंस्टीट्यूशन में आप करेंगे तो वहां पर कुछ और ऑप्शन आएंगे, वो पूछे जाएंगे, आप अपने आप ही उसमें भरते चले जाइएगा। यहां पर अभी ऑप्शन दिख नहीं रहा है। उसी तरह डिलीवरी का क्या स्टेटस रहा, नॉर्मल, ये सब ये इंग्लिश में आपका हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद रीजन पूछा जाएगा कि उसने यह जो अपलोड किया गया है वो किन कारणों से किया गया, डिले या जो भी।
उसके बाद सबमिट हो जाएगा बटन। सबमिट होने के बाद फिर ये आगे आपका बढ़ जाएगा। तो ये यहां पर आपका कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर डिलीवरी हो गया है तो ऑटोमेटिक यहां से वो महिला उठकर कहां चली जाएगी, आपकी HBNC HUIC में चली जाएंगी, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ बच्चों को पूछा जाता है। प्लस यहां से उठकर वो प्रेग्नेंट वुमेन से हटकर एलिजिबल कपल में दोबारा से चली जाएगी, और वो एलिजिबल कपल वहां तब तक रहेगी वो महिला, क्योंकि फिर डिलीवरी होगा फिर उसमें आ जाएंगी। तो महिला एलिजिबल में तब तक रहेंगी जब तक कि उसका कोई परमानेंट मेथड नहीं लग जाता, या वो ऐसी उम्र तक नहीं पहुंच जाती, या उसका परिवार वाला जो हस्बैंड है वो लाइगेशन या परमानेंट विधि में नहीं चला जाता, तब तक वो एलिजिबल कपल की लिस्ट में बना रहेगा। इसीलिए एलिजिबल कपल से कुछ हर महीने कुछ नए जुड़ेंगे और कुछ हटेंगे, हो सकता है 2-3 महीना बाद जुड़े या हटें जुड़े, ये चलता रहेगा। तो ये सिस्टम जब एक बार आप एंट्री कर देंगे एलिजिबल कपल में तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको जब पता लगे कि वो गर्भवती हो गई है, ANC का फॉर्म अपने आप खुल जाएगा, वो वहां से सूची से हट के चली जाएगी। जब तक कि प्रसव नहीं हो जाता वो सूची में बनी रहेगी। जैसे प्रसव हो जाएगा और अगर प्रसव में पता लगा कि उसने परिवार नियोजन विधि कर दी है, तो आप सीधा एलिजिबल कपल में जाएंगे, वहां पर डिटेल भरेंगे, और उसमें से अगर महिला या पुरुष दोनों में से किसी ने भी परमानेंट मेथड कर लिया, वहां टिक करेंगे, वो एलिजिबल कपल से हट जाएगा, आपके स्क्रीन से बैकएंड में चला जाएगा। तो ये अच्छा लगा होगा, और सभी को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं।